नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। देश के नेता प्रतिपक्ष विदेश दौरे पर थे। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर उन्होंने जिससे मुलाकात की, जो बयानात दी और उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई। आज हम राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे की विवेचना करेंगे और हमारे साथ हैं जया भारती जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जया जी, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी जिन लोगों से मिले, एक शख्स हैं बांग्लादेश के, बीएनपी के वो संस्थापक सदस्यों में से हैं और हिंदुओं के कत्लेआम में शामिल होने के आरोप उन पे हैं। उनके साथ मुलाकात इनकी हुई। एक इल्हाना उमर है जो कि अमेरिका की सीनेटर हैं। उनके एंटी इंडिया स्टैंड को हर कोई जानता है, बच्चा जानता है। जबकि नरेंद्र मोदी गए उस वक्त भी उन्होंने विरोध किया था। कश्मीर पे वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देते हैं। और इस तरह के तमाम लोग जिनसे वो मिले हैं। पहले इनसे आप ये बताइए कि क्या मकसद हो सकता है इस तरह के लोगों से मिलना, आप कैसे देखती हैं? मैं जो भी आज बात करूंगी वो एक भारत के सामान्य नागरिक के हिसाब से करूंगी, क्योंकि एक सामान्य जागरूक नागरिक जो है, जो पूरी गतिविधियां देश में हो रही हैं उनको बड़ी सावधानी से देखता है और समझता है। और वो एक राजनीतिक विश्लेषक नहीं होता है, वो एक सामान्यतः वो देखता है कि इन चीज़ों से वो उन चीज़ों का प्रारूप क्या है और वो कैसे उससे प्रभावित होता है। तो सबसे पहले देखने को मिलता है कि बांग्लादेश में जो कुछ गतिविधि हुई है, बांग्लादेश में सत्ता पलट होता है, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होता है और राहुल गांधी इस बीच में जाकर के उसी व्यक्ति से मिलते हैं जिनके ऊपर हिंदुओं के नरसंहार का आरोप है। और ऐसी कोई बात सामने निकल के नहीं आ रही है कि उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया है या हिंदुओं के संरक्षण की कोई बात की है। जितनी भी बातें वहाँ से निकल के आती हैं वो ये होता है कि बस उन्हें भारत में हर चीज़ से समस्या है, भारत की हर चीज़ में उन्हें बुराई दिखती है और उन्हें वो भारत में किसी के भी, मतलब कम से कम हिंदुओं के पक्ष में तो वो वहाँ कुछ नहीं बोले, ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई। वो जिससे भी मिल रहे हैं वो वही व्यक्ति है जो इंडिया के स्टेटस को के विरोध में है, जो इंडिया के अपनी जो उसकी सार्वभौमिकता, जो सोवरेनिटी है, उसके ऊपर जो लोग सतत आघात करते रहे हैं, उन्हीं के साथ उनका मिलना, और मिलना भी इस तरीके से है कि कोई बैठ करके ही हैज़ बीन प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइजिंग। और जिस तरीके से सत्ता पलट जो बांग्लादेश में हुई है उसी समय पे, मतलब कई लोग तो, जो हम लोग सामान्य लोग भी बात करते हैं तो एक कॉर्पोरेट या एक लर्निंग लैंग्वेज में एक शब्द आता है कि शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस। तो लोगों ने ये आरोप भी लगाया है कि क्या जो बांग्लादेश की सत्ता पलट में जो उनके एक्सपीरियंस और अनुभव हैं, क्या उनसे कुछ सीखने गए हैं राहुल गांधी। ये चीज जो है एक नागरिक एक को, पत्रकार ने सवाल भी किया था कि क्या आप बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर कुछ बोलेंगे। फिर उसकी मारपिटाई की गई, मोबाइल वगैरह छीन लिया। वो बहुत यहाँ प्रतिष्ठित न्यूज़ नेटवर्क है, उसके पत्रकार थे। बिल्कुल। ये सवाल में ऐसा क्या खराबी, मतलब कि कुछ ऐसा था इस सवाल में कि अगर मैं किसी नेता से पूछूं कि क्या बांग्लादेश में हिंदू, अगर कोई पत्रकार है और वो पार्टी जो सभी को अभय सिखाती है, जो कहती है कि मैं भगवान शिव के हस्त से प्रेरणा लेता हूँ, अभय मुद्रा से प्रेरणा लेता हूँ, वो एक पत्रकार के प्रश्न से भयभीत होकर के अगर उनको ही भयभीत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इसके ऊपर बोलने की बात नहीं है। वो लोग सारा, एक राजनीतिक पार्टी जो सारा दिन कटाक्ष करती है, प्रतिक्रियाएं देती है, अगर वो एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही है, यानी कि तो कोई चीज वो छुपाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर बात कर दी गई। तो प्रश्न उस, मतलब, और पत्रकार का काम है प्रश्न पूछना। आप लोग एडवोकेट बन जाते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के, आप लोग एडवोकेट बन जाते हैं पत्रकारिता की आज़ादी के, और इस समय वो सारी आज़ादी कहाँ गई? नहीं, तो उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मोदी से टफ क्वेश्चन पूछो। गांधी परिवार से कैसे पूछ सकते हो आप? अच्छा, तो गांधी परिवार से या तो प्रश्न ना पूछें या पूछे तो आसान प्रश्न पूछें, और इस पे तो मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी भी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। अब ये तो मुलाकात की बात हुई, अब मुद्दों की बात आते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि चाइना की कंपनियां ग्रो कर रही हैं और अमेरिका और भारत पीछे है। उन्होंने उदाहरण दिया कि 60s में जब भी आपको कार खरीदनी होती थी तो किसी अमेरिकन कंपनी की कार खरीदते थे, अगर आपको रेफ्रिजरेटर खरीदने होते थे तो अमेरिकन कंपनी देखते थे। अब आप चाइनीज कंपनी देख रहे हैं। हाँ। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? मकसद इतना स्पष्ट है, आप सिर्फ इस बारे में बात मत कीजिए। अगर मैंने कहा ना, मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पे अगर इस चर्चा को और इस पूरा जो उनका ये अमेरिकी दौरा रहा है,
तो और उससे पहले भी चाहे मतलब उन्होंने हमेशा, मुझे ये खेद रहा है कि राहुल गांधी अपने आप को भारत के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं भारत में, मैं मतलब उनकी पूरी पार्टी और पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है कि ये व्यक्ति जननायक है, मतलब जननायक हाँ, हैं। युवा है, पता नहीं कितने 50-55 साल के युवा हैं वो, और ये बन जाए बस किसी तरीके से, यही है फ्यूचर भारत का और प्रधानमंत्री। और वो व्यक्ति को जब वो बात करता है तो उसके अंदर से जो भारत के प्रति घृणा है ना, वो फूट फूट कर बाहर आती है। अरे जब भारत में सारी कमियां हैं तो क्यों बन रहे हो इसके प्रधानमंत्री? और आपके पास कोई ऐसा विजन नहीं है कि अगर आपको कोई समस्या दिख रही है तो पहली बात तो आप उस पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट हैं जहां पर अगर आपको कोई समस्या दिख रही है तो उसके निदान का आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप उन समस्याओं का समाधान करें। आप इलेक्शन फाइट करते हैं, कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं, वहां पर आपने क्या कर लिया? या तो आप 50 साल से आप ही की सरकार थी, आपने ऐसा क्या कर दिया जो 10 साल में पूरा खत्म हो गया? या आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में, तो तब अमेरिका के रेफ्रिजरेटर लेते थे, तो क्या आपके समय में ले रहे हैं? मैं कह रही हूँ आज की डेट में इंडिया की तरफ लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए देख रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंडिया का बढ़ गया है, टूरिज्म इंडिया का बढ़ गया है। तो आप कह रहे हैं कि भारत की तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए भारत की तरफ देखा जा रहा है। अब इंडिया इज बिकमिंग द न्यू मैन्युफैक्चरिंग हब, इट इज रिप्लेसिंग चाइना, उसकी बात आप नहीं करते हैं। आपको अडानी से प्रॉब्लम है, आपको अंबानी से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया की इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया के ट्रेडिशनल बिजनेसेस से प्रॉब्लम है। जो भारतीय है हाँ, वो खराब। अरे आई एम प्राउड ऑफ अडानी, आई एम प्राउड ऑफ अंबानी, आई एम प्राउड ऑफ टाटा, आई एम प्राउड ऑफ बिरला, आई एम प्राउड ऑफ विप्रो, आई एम प्राउड ऑफ दीज इंडियन कंपनीज हु हैव बॉट इंडिया ऑन द ग्लोबल लैंडमार्क। और कौन, आपने कभी किसी अमेरिकी राजनेता को देखा है कि वो गूगल की बुराई कर रहा है? कभी आपने देखा है कि वो उठा करके माइक्रोसॉफ्ट की या ये एप्पल की बुराई कर रहा है? वो लोग अरे हर देश में बहुत बड़ी बड़ी लीडिंग इंडस्ट्रीज होती हैं और वो स्टेज सेट करती हैं किसी देश की ग्रोथ का। आपको अपने ही बिजनेसमैन बुरे लग रहे हैं, आपको अपने इंडस्ट्रियलिस्ट बुरे लग रहे हैं, आपको उनकी ग्रोथ बुरी लग रही है, तो आपको किसकी ग्रोथ चाहिए अगर आपको भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट की ग्रोथ नहीं चाहिए? तो वो तो कहते रहे कि इन्वेस्ट इन चाइना। हाँ, तो अगर वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इससे खतरनाक बात किसी भारतीय के लिए नहीं हो सकती कि एक व्यक्ति जो अपने आप को भारत का प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बता रहा है, वो ये कहता है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाए, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत की इकोनॉमी क्रैश कर जाए, और शायद कोई बाहरी ताकत आकर के, जैसे एक मिस्टर यूनुस को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बना दिया है, भारत के अंदर भी कुछ वो उनके अंदर ऐसा शायद बोध है, ऐसा भारत इतना कमजोर देश नहीं है कि ऐसा हो जाए, और ना भारत का आर्मी और मिलिट्री सिस्टम इतना वीक है कि सडनली अमेरिका विल कम एंड ही इज ट्राइंग। इट इज वेरी एविडेंट कि ये व्यक्ति ट्राई कर रहा है कि भारत के अंदर से अंदर भी फूट पड़े, भारतीयों का कॉन्फिडेंस कमजोर हो, दुनिया का भारत में कॉन्फिडेंस कमजोर हो। ये व्यक्ति करना क्या चाह रहा है? अपने अंदर की लड़ाई के बारे में राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे में एक बात और कही कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं है, वो कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा ईसाइयों की हत्या हो रही है और वो ईसाई को तो मारा जा रहा है लिटरली, और मुसलमानों का तो नरसंहार हो रहा है। मकसद क्या हो सकता है? ये नरसंहार की बात, जो सिखों का नरसंहार 80 के दशक में, सिखों के बारे में बताया कि ये पगड़ी नहीं पहन सकते, भारत में कड़ा नहीं पहन। उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए, वो बोलते हैं। और देखिए, जब आप कोई बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो मीडिया में तो खबर बनेगी, तो आप ऐसी बातें छोड़ दीजिए जिससे भारत के अंदर एक नेगेटिव, एक नकारात्मक चर्चा छिड़ जाए। मैंने आज तक उस व्यक्ति के मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी है एक नागरिक के तौर पे कि जिससे कोई सकारात्मक बात हो। अगर हम मोदी जी के बारे में सुनते हैं, अगर वो कभी भी बात करते हैं, वो एक फ्यूचर विजन की बात करते हैं, वहां पर आपको सकारात्मकता दिखाई देती है कि हाँ, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक समय पे मैंने देखा है कि भारत के अंदर तो फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी थी, कितने लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से बाहर थे। आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे। पूरा डिजिटल सिस्टम, आज फाइनेंशियल सिस्टम जो है पूरा डिजिटली ऑपरेटेड है, तो आप उसे कोलैप्स नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उस व्यक्ति के अंदर कभी कोई ऐसी बात नहीं देखेंगे जिससे भारत के लोग मोटिवेट हो, अपने ऊपर उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, लेकिन वो हमेशा एक नेगेटिव बात करेंगे। और इसलिए मैं
और जहां पर अब इन्होंने सिखों की बात की, मैं कहती हूँ कि द मोस्ट गिल्टी पार्टी इन इंडिया, द मोस्ट गिल्टी पार्टी ऑफ एनीथिंग अगेंस्ट सिख्स इज कांग्रेस। चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था और चाहे वो सिखों का 80 के दशक का नरसंहार था। ये पूरा भारत जानता है कि वो किस परिवार और किस पार्टी उसकी जिम्मेदार है, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। और दे हैव नो मॉरल हाई ग्राउंड टू अटर अ वर्ड। मैं पंजाब से आती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, हिंदू है हम, लेकिन मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जहां पर हर हिंदू परिवार का सबसे बड़ा बेटा सिख बनता है, जहां पर वो पगड़ी पहनता है, वो 5 कक्के धारण करता है, वो केश बढ़ाता है, वो कड़ा पहनता है, वो पूरे उस आवरण को और पूरे उस जीवन शैली को धारण करता है। और ये हमारी ग्रैटिट्यूड है, हमारा सम्मान है सिख भाइयों के प्रति और उन वीरों के प्रति जिनकी वजह से शायद हिंदू आज इस्लामिक इन्वेजन के बाद भी जिंदा है। मैं जब भी उस कहानी को याद करती हूँ कि जिस समय गुरु तेग बहादुर गुरु साहिबान ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं कि हम उस लेगेसी से आते हैं। आज भी हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, सिर ढकते हैं, लंगर में हम भी प्रसादे बनाते हैं, पंगत में बैठते हैं, हम भी गुरबाणी का शब्द और उसी श्रद्धा के साथ, और वो हमारे लिए मतलब वो श्रद्धा है। जो मेरी श्रद्धा मंदिर के प्रति है, वही मेरी श्रद्धा मेरे 10 गुरुओं के और गुरुद्वारे के प्रति है। मैं उसी सभ्यता का पार्ट हूँ, हम अलग नहीं हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस की सतत पॉलिसी देखें तो चाहे वो जातिवाद है कि हिंदुओं को जाति में बांट दें, यादवों में बांट दें, क्षेत्र में बांट दें, और अब जो सबसे मजबूत संगठन है कि आप हिंदू और सिखों के बीच में सिख भी अपना इतिहास भूल जाएंगे, हिंदू भी अपना इतिहास भूल जाएंगे। और जो राहुल गांधी कहेगा, आज दशकों से पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो मतलब क्या क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है, आज तक नहीं बोले राहुल गांधी। आज तक उन्होंने बड़े बड़े चर्च मैंने सुना है कि जालंधर वगैरह में चर्च मेरे को हास्यास्पद भी लगता है कि हम वीडियोस कई बार सामने आते हैं कि उन्होंने कुछ कहा, हाथ लगाया, हालेलुया बोला और एक व्यक्ति व्हील चेयर से उठ के खड़ा हो गया। और वहां अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में पोप फ्रांसिस जो है वो व्हील चेयर पे चढ़ के आ रहे हैं। तो क्या हमारे भारत के ये पादरी, ये इनकी शक्ति ज्यादा है, वो पोप को क्यों नहीं ठीक कर देते? मतलब इस तरीके की विडंबना है ये कि जहां पर गरीबों का धर्मांतरण इतने अंधविश्वासी कारणों से हो रहा है, उनको पैसे के लालच से हो रहा है, वहां पर राहुल गांधी मौन है, वहां कुछ नहीं बोलेंगे। गुरुद्वारे, हर हिंदू गुरुद्वारों पे नतमस्तक होता है, गुरुद्वारे हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं। और ऐसी बात करना, सिर्फ आपका एक ही मंत्र, आपका जो आपका मंतव्य बताता है वो है कि यू वांट इंडिया टू बी डिवाइडेड, You are the ambassador of this divide and policy of British. एक चीज मैं महसूस कर रहा हूँ कि पंजाब, चूंकि आप वहां से आती हैं, पंजाब की बात छिड़ ही गई है, तो इस क्षेत्र में मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि क्रिश्चियन मिशनरीज का जाल फैल रहा है पंजाब में, दूसरी तरफ नशा वहां बहुत बड़ा इशू है। नशा, क्रिश्चियन मिशनरीज और इन सब को छोड़कर कांग्रेस के राज में बहुत फैला है। हाँ, और वो एक डिवाइड पैदा करना चाहते हैं कि हिंदू और सिख के बीच। जब डिवाइड हो जाएगा तो मिशनरियों का काम आसान हो जाता है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल आपने बहुत सच कहा है। और मुझे जो एक बात खटकती है कि मैं कभी भी सतत तौर पे, चाहे वो, अगर मैं ये कहती हूँ कि राहुल गांधी राजनेता हैं, वो न्याय यात्रा चलाते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं, और राजनेता होने के तौर पे आपको भारत में समस्या है तो भारत के अंदर बोलिए, और अब भारत के ही सिस्टम का प्रयोग करके आपको अगर कोई समस्या लगती है उसे ठीक कीजिए। पहले तो मुझे यही लगता है कि पूरी जो वो है वही इम्पोर्टेड है, पूरा गांधी परिवार, और इम्पोज्ड है हमारे ऊपर। ये मतलब अगर मैं बात करने लगूं, ये लोग थोड़े दिन पहले इन्होंने बड़ी चर्चा करी, इलेक्शन से पहले बहुत भ्रांतियां फैलाई कि संविधान में परिवर्तन कर दिया जाएगा, संविधान में परिवर्तन कर दिया जाएगा। मतलब अगर संविधान बदला तो 72 बार कांग्रेस ने बदला और असंवैधानिक तरीके से बदला। जिस समय इमरजेंसी लागू की गई उस समय भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये ऐड कर दिया गया कि भारत एक सेक्युलर और एक सोशलिस्ट देश है। जब इमरजेंसी लगी है तब आप कुछ कानून पास ही नहीं कर सकते,
इमरजेंसी के टाइम पे इन चीजों को चुपके से चुपचाप लोगों के ऊपर थोप देना और उसके ऊपर भारत की पूरी पॉलिटी, भारत के पूरे डेमोग्राफिक्स, भारत के पूरे कानून व्यवस्था को आपने बदल दिया। मैंने फिर दोहरा रही हूं कि कांग्रेस हैज नो मॉरल हाई ग्राउंड टू टॉक अबाउट इट। The only thing what I feel is कि Congress has sustained and in a continuous form cheated the people of India and with a very strong mandate कि आज की डेट में राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं वो खुल करके आ गया। पहले शायद ये दबा रहा पिछले 50 सालों में, पिछली एक शताब्दी में, लेकिन भारत को कमजोर करना, भारत को बांटना, भारत को तोड़ना और उससे बाहरी ताकतों को भारत में घुसाना, ये पूरा एक मैंडेट है जिस पे कांग्रेस चलती है। तो राहुल गांधी विदेश दौरे में उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ बोला, मैं आम लोगों पर छोड़ देता हूं कि देश को उससे फायदा हुआ या उससे नुकसान हुआ। फैसला आप करें, सारी बातें आपके सामने हैं। राहुल गांधी का जो कृत्य है, उनका जो कंडक्ट है, वो भारत के फायदे के लिए है या कहीं ना कहीं उसका नुकसान कर गया है। आपके ऊपर फैसला छोड़ता हूं। नमस्कार।